हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं दोस्तों, कई साथी तैयारी करते वक्त बीच में निराशा के शिकार हो जाते हैं। क्यों? कोशिश खूब करते हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पाती। तो उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसके लिए एक दिन का प्रयास नहीं बल्कि बहुत सालों की मेहनत लगी होती है किसी भी नौकरी के पीछे। तो आप जुटे रहिए, क्योंकि जब लक्ष्य असंभव लगता है तो आप उसे छोड़ने को तैयार होते हैं। उस वक्त आप जीत के बहुत करीब होते हो दोस्तों। ठीक है? करिए, कीजिए अपनी तैयारी और लगातार रखिए, बीच में मत छोड़िए। चलिए करते हैं शुरुआत आज के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? तो बीडीएल। क्या है दोस्तों? पहले तो ये बीडीएल है, यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है, ये है हमारा शस्त्र उद्योग। ठीक है? ये मिसाइल्स वगैरह जो अपने शस्त्र होते हैं उनका निर्माण करता है। ठीक है? तो इसने अभी आकाश मिसाइल बनाने के लिए लाइसेंस के लिए समझौता किसके साथ किया है? डीआरडीओ के साथ। ठीक है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको पहले भी बता चुका हूँ। बार-बार जितने भी वीडियोज़ आते हैं, जहाँ भी कोशिश होती है मेरी उसका एक आपको जो है ना थोड़ा-सा संक्षेप में उसकी जानकारी देने की हमेशा कोशिश होती है। तो फिर बता देता हूँ, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन है फिलहाल इसके, यानी अध्यक्ष जो बोले जाते हैं वो जी सतीश रेड्डी। और रही बात बीडीएल की, भारत डायनामिक लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना। ओके फ्रेंड्स। अब डीआरडीओ, बीडीएल की तो मैंने बता दी, शस्त्र उद्योग। इसी प्रकार से डीआरडीओ की थोड़ी सी आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ कि डीआरडीओ भारत की तीनों रक्षा सेनाओं, जल, थल और वायु, जो सेना है हमारी, उनकी आवश्यकता के अनुसार विश्व स्तर के हथियारों, ठीक है, प्रणाली और उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। यानी देश को आत्मनिर्भर बन जाए हमारा देश, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहे। डिफेंस पर जो जितने भी डिफेंस के जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके लिए, तो आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कार्य कर रहा है। ठीक है? और ये क्या है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। ये सैनिकों की युद्ध शक्ति को और अधिक बेहतर बनाने के लिए रक्षा सेनाओं को तकनीकी समाधान प्रदान करता है डीआरडीओ। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, 25 सालों तक भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच, भारतीय जितने भी एथलेटिक्स जो गेम होता है तो एथलेटिक्स के मुख्य कोच रहे थे 25 सालों तक, और उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। तो वो कौन है? तो उनका नाम है बहादुर सिंह। ठीक है दोस्तों? ये 25 सालों तक भारतीय एथलेटिक्स के राष्ट्रीय मुख्य कोच रहे हैं और इनको जो है ना पद्मश्री से भी नवाजा गया है। बहादुर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा हाल ही में दिया है। और वैसे भी दोस्तों, इनकी वजह क्या थी वो तो एक तो पहले तो ये जान लो कि उन्होंने कोरोना के चलते वरिष्ठ नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने वाले गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ने आदेश दिए थे कि भी जो है ना वरिष्ठ नागरिक जो है ना एक दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। ठीक है? तो ये जो प्रतिबंध लगाया था नहीं जाने वाला, उसके जो है ना जो परामर्श है उसके मद्देनज़र इसने इस्तीफा दिया है। ठीक है? लेकिन क्या था कि वैसे भी इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो ही गया था। ठीक है दोस्तों? तो आप कैसे भी समझ सकते हो, ये तो चलो एक बात थी कि भी वरिष्ठ नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की वजह से जो है ना इन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन 30 जून को वैसे भी इनका जो कार्यकाल समाप्त हो रहा था। ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वैसे। 25 सालों तक क्योंकि इन्होंने सेवा दी है, और जब तक सेवा दी है तब तक इन्होंने काफ़ी जो है ना मेडल खुद भी जीते हैं और पद्मश्री से ये खुद नवाजे गए हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। ठीक है? रियल एस्टेट क्या होता है फ्रेंड्स? आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि रियल एस्टेट मीन्स यानी रियल एस्टेट, जो हमारा जितना भी भूमि संबंधी जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, यानी भूमि को बेचना, ठीक है, वहाँ आपका जो है ना मकान निर्माण कराना, ये जो कार्य होता है ये लगभग जो है ना ये जो क्षेत्र होता है ये रियल एस्टेट कहलाता है। और इस ट्रांसपेरेंसी यानी इसमें कितनी पारदर्शिता है,
भारत के रियल एस्टेट में इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, हमें ये बताना है, ये पूछा गया है। तो यहाँ स्थान है 34वां। ठीक है, 34वां स्थान है। इस जो रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया गया उसमें 34वां स्थान है, और पहले स्थान पे इसमें रहा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और दूसरे पे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और तीसरे पे रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अब जो है ना, पहले की थोड़ी सिचुएशन जान लेते हैं। 2018 में भारत की रैंक थी 35, 16 में 36 थी, और 2014 में 39 यानी 39 थी। ठीक है, और हमारा जो रियल एस्टेट है भारत का, उसको क्या किया गया है कि वैश्विक स्तर पर इसको आंशिक पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है, यानी जिसकी 33 तक रहे वो तो पारदर्शी, लेकिन 33 के बाद 34 से आगे जो है वो आंशिक पारदर्शी में होते हैं, तो आंशिक पारदर्शी श्रेणी में इसको रखा गया है इंडिया को। ठीक है, और दूसरी बात जो है ना, कोरोना की वजह से ये क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है, और लगभग 2 लाख कर्मचारी को कोरोना वायरस के संकट के कारण निकाले जा सकने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, देश के युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग यानी डिजिटल कौशल ट्रेनिंग देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है आपका एनएसडीसी के साथ समझौता किया है। ठीक है, एनएसडीसी मीन्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं मनीष कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, और माइक्रोसॉफ्ट की भी बता देते हैं आपको। जिक्र माइक्रोसॉफ्ट का भी हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है कंप्यूटर की तकनीक संबंधी ये जो जितने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो वो ये आपका उद्योग है माइक्रोसॉफ्ट का। और 1975 में जो है ना, इसकी स्थापना हुई थी वाशिंगटन में यानी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, और संस्थापक थे इसके जो फाउंडर थे वो बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ठीक है, और सीईओ हैं इसके फिलहाल सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन है, किस तितली को अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी तितली का दर्जा मिला है? कौन सी तितली है जिसको देश की सबसे बड़ी तितली का दर्जा मिला है? तो ये मिला है हमारा गोल्डन बर्डविंग। ठीक है, गोल्डन बर्डविंग को सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है, और इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रोइडेस ओकस। ठीक है, और इसकी पंख की लंबाई है 194 मिलीमीटर। ओके, 194 इसकी पंख की लंबाई है, और ये लगभग हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने किन 2 देशों को चेचक और खसरा मुक्त घोषित कर दिया है? अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मालदीव और श्रीलंका को चेचक मुक्त और खसरा मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, ये लक्ष्य था 2023 तक कि भी इन देशों को 2023 तक जो है ना चेचक और खसरा मुक्त घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन 2020 तक ही ये लक्ष्य पा लिया है, क्योंकि जिस देश में लगातार 3 साल तक एक भी मामला नहीं आता हो ना, उसे वहाँ चेचक और खसरा मुक्त घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है, तो वो कौन सा राज्य सरकार है जिसने चीनी, क्योंकि अभी आपको पता है कि 59 जो हमारे जो ऐप्स थे वो भारतीय सरकार ने उनको बैन कर दिया है, चाइनीज़ जो ऐप्स थे उनको। तो फिलहाल किस राज्य ने इसका बायकॉट करने की घोषणा करी है? तो वो है उत्तराखंड। सेंटर के बाद उत्तराखंड भी सामने आ गया, इसने भी चीनी उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल न करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। उत्तराखंड का जिक्र वो है तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और ये स्थापना हुई थी उत्तराखंड की 9 नवंबर सन 2000 को, और भारत का 27वां राज्य बना था ये। और एक क्वेश्चन बार बार बताता हूँ आपको कि फूलों की घाटी कहाँ है, यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है फ्रेंड्स। इनको आप अच्छे तरीके से जो भी बात मैं जोड़ दे के बताता हूँ उसको ढंग से कर लिया करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 2 देश कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक क्लिनिकल परीक्षण एक साथ करने की योजना बना रहे हैं? यानी आयुर्वेदिक क्लिनिकल परीक्षण एक साथ करना चाहते हैं, तो ये प्लानिंग कौन कर रहा है? ये कर रहा है भारत और अमेरिका
मिलके आयुर्वेदिक क्लिनिकल परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस रूप में शुरू किया है? ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है फ्रेंड्स, इसने अपना कार्यक्रम संस्कृत कार्यक्रम शुरू किया है और सप्ताह में इसका प्रसारण होता है, एक सप्ताह में, ठीक है। और उस कार्यक्रम का जो नाम है वो है संस्कृत सप्तकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने अपने सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, उनका नाम क्या है? बीसीसीआई, ठीक है, इस नाम से आप परिचित हो ही गए। ओके, ये क्रिकेट की अपनी संस्था है, यानी क्रिकेट का ये समझ लो एक जो अपना संस्था जो होती है, तो क्रिकेट को जो रेगुलाइज करती है वो बीसीसीआई, ठीक है। इसके सीईओ का ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है और वो सीईओ कौन थे? राहुल चौधरी। ओके, अब बीसीसीआई का जो स्थापना हुई थी वो 1928 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, अध्यक्ष फिलहाल हैं सौरव गांगुली, सचिव हैं इसके अमिताभ चौधरी, और पुरुष कोच यदि पूछा जाए हमारे भारतीय क्रिकेट टीम में तो वो हैं रवि शास्त्री, और महिला कोच हैं तुषार अरोठे। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस में कितने प्रतिशत कमी कर दी है? तो ये कमी कर दी है दोस्तों अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले अपनी एक गाइडलाइन जारी करके 30%, 30% सिलेबस में कमी कर दिया, ठीक है। सीबीएसई के बारे में जब भी जिक्र आता है पहले भी बताया है, और सीबीएसई की टर्म एक तो आपको पता होना चाहिए, दूसरी बात इसकी स्थापना वगैरह कब हुई थी पता होना चाहिए। सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में हैं मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, यानी दूरदर्शन को छोड़ के बाकी सभी जो है ना, जितने भी हमारे जो चैनल हैं वो उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो कौन सा देश है? वो है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ के पीएम है केपी शर्मा ओली, और राष्ट्रपति है यहाँ की विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जुलाई 10 से जुलाई 13 तक लॉकडाउन घोषित कर दिया है दोबारा से? क्योंकि अभी आपको पता है अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, तो देश में सारे अनलॉक का प्रोसेस है, अनलॉक 2 भी जारी हो चुका है, लेकिन एक ऐसा राज्य है जिसने जो है ना अभी फ़िलहाल लॉकडाउन को 10 से 13 जुलाई तक बढ़ा दिया है, वो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है? डब्ल्यूएचओ से, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है अब ऑफिशियली। तो ऑफिशियली किसने ऐलान किया है? ये ऐलान किया है अमेरिका ने, ठीक है। तो पहले ही जो है ना कोरोना वायरस की वजह से चीन के साथ तनाव और ऐसी जो बातों को लेकर फिर जो है ना डब्ल्यूएचओ से नाराज चला था अमेरिका, तो फिलहाल आधिकारिक रूप से अब डब्ल्यूएचओ से अलग होने का ऐलान कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, सूरमा भोपाली नाम से प्रसिद्ध अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन था? ठीक है, तो कौन थे वो थे, उनका वास्तविक नाम था जगदीप जाफरी, ठीक है। इन्होंने लगभग 60 सालों तक जो है ना इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया, और इनकी प्रसिद्ध फिल्म आपको पता है देश में जो सबसे ज़्यादा चली थी उस टाइम, तो शोले जो फिल्म है उसमें इन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया था। तो उस टाइम इनका नाम जो है ना शोले फिल्म में सूरमा भोपाली था दोस्तों, ठीक है। उस नाम से ये बाद में प्रसिद्ध हो गए थे, वैसे इनका ओरिजिनल नाम था जगदीप जाफरी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के यानी 11 जुलाई के करंट अफेयर्स। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। तो पसंद आया है तो थोड़ा सा मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोग इसको लाइक शेयर कर लिया करो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अब भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, बाय।